हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे टीजीटी 2018 के पेपर का सॉल्यूशन जो कि एचटेट का पेपर है। आइए देखते हैं। यहाँ फर्स्ट जो पोर्शन है वो साइकोलॉजी का पोर्शन है, वो डिस्कस करते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि का एक प्रकार नहीं है। ये पूछ रहा है कि गार्डनर ने बुद्धि का सिद्धांत दिया था, उसके कुछ टाइप्स दिए थे, इनमें से कौन सा एक टाइप गार्डनर द्वारा नहीं दिया गया है, ये पूछ रहा है। तो देखिए, गार्डनर ने बुद्धि का सिद्धांत 1983 में दिया था। उसने ये बताया था कि बुद्धि जो है, बुद्धि में बहुत सारे तत्व होते हैं जो स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं, एक तत्व दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। अगर ये कहें कि कोई व्यक्ति एक तत्व व्यक्ति का बहुत इंटेलिजेंट है वो एक फील्ड में, तो जरूरी नहीं दूसरे में भी वो इंटेलिजेंट हो, एक दूसरे पे जो तत्व हो डिपेंडेंट नहीं है, ये बताया था गार्डनर ने। इसने जो बुद्धि के थे वो 8 प्रकार बताए थे। क्या क्या थे वो देखिए। फर्स्ट अल आई अन अस बी, ये बताए थे। सीरीज याद रख लेना। अस से होता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जो कि भाषा से संबंधित है, जिसको बोलते हैं भाषाई बुद्धि, ठीक है। सेकंड अल से रिलेशन है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जो कि है तार्किक एवं गणितीय बुद्धि, ठीक है। थर्ड आई से है इंटरपर्सनल, एक दूसरे को जानने की, दूसरे व्यक्ति को जानने की बुद्धि। इस आई से है इंट्रापर्सनल जो कि खुद को जानने की बुद्धि है, खुद की बुद्धि को जानना, खुद को ही जानना, ठीक है। एम से है यहाँ म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ठीक है, जो कि होती है संगीतीय बुद्धि। अन से देखिए, यहाँ अन से नेचुरल या नेचुरल बुद्धि है, न कि न्यूमेरिकल बुद्धि, ध्यान रहे। अन से यहाँ नेचुरल बुद्धि है, प्राकृतिक बुद्धि, ठीक है। अस से स्थान से संबंधित बुद्धि और बी से बॉडी जो कि शारीरिक बुद्धि है, शरीर से संबंधित है। तो इन जो 8 हैं इनमें से कौन सा ये इनमें एक नहीं है वो देखते हैं। फर्स्ट देखिए, संगीतीय बुद्धि, ये आ गया। भाषाई बुद्धि, ठीक है, भाषा आता है, भाषा ये रहा। तार्किक एवं गणितीय बुद्धि, लॉजिकल अल ये रहा। लास्ट है सृजनात्मक बुद्धि, ये गार्डनर ने नहीं दिया था, तो नहीं का पूछा है, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। सेकंड क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन असत्य है, ये पूछ रहा है, ठीक है। फर्स्ट देखिए, बौद्धिक अक्षमता एवं अधिगम अक्षमता दोनों समान नहीं है, ये तो ट्रू है क्योंकि दोनों समान नहीं होती। अधिगम अक्षमता होती कि बच्चे का आईक्यू लेवल सही है, वो किसी एक प्रॉपर सब्जेक्ट में अधिगम नहीं कर पा रहा, या फिर जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, कुछ कोई बच्चा सिर्फ लिख ही नहीं पाता, लिखने में प्रॉब्लम होती है, कुछ एक बच्चे को सिर्फ पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये होती है लर्निंग डिसेबिलिटी। आईक्यू लेवल से कोई रिलेशन नहीं होता, वो किसी प्रॉपर चीज़ में उनको डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में होता है कि उनका आईक्यू लेवल कम हो, ठीक है, वो मंदबुद्धि की तरफ सीरीज में जा रहे हो, वहाँ होती बौद्धिक अक्षमता, जिनका आईक्यू लेवल कम हो, जो थोड़े से मंदबुद्धि हो। तो दोनों ही अलग अलग होते हैं ये, ठीक है। तो ट्रू है, नहीं का असत्य पूछ रहे तो ये तो सत्य है। सेकंड ऑप्शन पे पहुंचते हैं। अधिगम अक्षमता युक्त बालक की आईक्यू निश्चित रूप से 70 से कम होनी चाहिए। देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी की बात कर रहा है कि जो अधिगम नहीं कर पा रहे बच्चे, क्या आईक्यू लेवल निश्चित रूप से 70 से कम होनी चाहिए? बिल्कुल ज़रूरी नहीं। मैंने बताया था कि लर्निंग डिसेबिलिटी का आईक्यू लेवल से कोई रिलेशन नहीं होता, इन बच्चों का आईक्यू लेवल सामान्य होता है, परफेक्ट होता है। और ये कह रहा है कि कोई बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं कर पा रहा तो उसका 70 से कम ही होगा आईक्यू लेवल, जरूरी नहीं है, जरूरी क्या होता ही नहीं कम, ठीक है। तो ये रॉन्ग है। और असत्य का पूछा तो ये ही ऑप्शन करेक्ट रहेगा कि उनका आईक्यू लेवल तो नॉर्मल होता है, ठीक है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, 4 ऑप्शन डिस्कस करेंगे जो कि कंसेप्ट एकदम से बिल्कुल क्लियर हो जाए टॉपिक का। बौद्धिक अक्षमता 18 वर्ष की आयु से पूर्व होती है, बिल्कुल होती है। 18 वर्ष से पहले ही पता चल जाता है कि ये बच्चे जो है थोड़े से मंदबुद्धि हैं या इनका आईक्यू लेवल कम होता है, यही बता रहा है। बौद्धिक अक्षमता एवं अधिगम अक्षमता दोनों ही विकासात्मक
अक्षमताएं हैं, बिल्कुल होती हैं विकास से, डेवलपमेंट डिसेबिलिटी ही, ये दोनों ही, तो ये भी ट्रू है, सत्य है। ठीक है, तो कौन सा असत्य था? सेकंड ऑप्शन, जो कि हमारा असत्य ही पूछ रहा है, तो करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ब्रानफेन-ब्रेनर के विकास के पारिस्थितिकीय तंत्र सिद्धांत के अनुसार माता पिता का कार्यस्थल निम्नलिखित में से किस तंत्र से सम्मिलित है? कह रहा है कि माता पिता का जो कार्यस्थल है वो इन चारों जो ऑप्शन दिए थे, सिस्टम दिए थे ब्रानफेन-ब्रेनर ने, तो किससे रिलेटेड है, किससे संबंध रखता है? तो देखिए एक बार सभी देखते हैं डिस्कस। ब्रानफेन-ब्रेनर ने ऐसे सिस्टम दिए थे सीरीज से, जिसमें फर्स्ट आता है माइक्रो सिस्टम, सेकंड आता है मेसो सिस्टम, थर्ड आता है एक्सो सिस्टम एंड लास्ट होता है मैक्रो सिस्टम। माइक्रो में होता है कि बच्चा डायरेक्ट अंतःक्रिया करता है, यहाँ जिसके साथ डायरेक्ट अंतःक्रिया करे वो माइक्रो सिस्टम में जाता है, कि जैसे विद्यालय है, आस पड़ोस है, साथी हैं। ठीक है, सेकंड होता है मेसो सिस्टम, कि इन बच्चे के या बच्चे के माता पिता के इनके साथ रिलेशन कैसे हैं, जैसे कि टीचर के साथ माता पिता के रिलेशन कैसे हैं, या बच्चे के फ्रेंड के साथ माता पिता के रिलेशन कैसे हैं, वो सभी किस में जाता है? मेसो सिस्टम में। नेक्स्ट होता है एक्सो सिस्टम, बच्चा जो है प्रेजेंट नहीं होता वहाँ, ठीक है, प्रत्यक्ष से अंतःक्रिया नहीं करता, बल्कि माता पिता का जो कार्यस्थल होता है वो बच्चे को प्रभावित करता है। कैसे? कि कोई माँ बाप जॉब कर रहा है, उनका ट्रांसफर होगा कहीं, तो बच्चे के कार्यस्थल को वो प्रभावित करेगा। और यही बात कर रहा है क्वेश्चन में कि माता पिता का कार्यस्थल जो है किससे रिलेटेड है, किससे है? एक्सो सिस्टम से। एक बच गया, वो भी डिस्कस करते हैं, क्या पता अगली बार यहाँ से आ जाए क्वेश्चन की मैक्रो सिस्टम में यहाँ होता है रीति रिवाज, कानून, वो सभी जो तथ्य होते हैं वो मैक्रो सिस्टम के अंदर आते हैं। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारा फोर्थ रहेगा, एक्सो सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। देखिए यहाँ बता रहा है कि मीता ने खिलौना सांप से लगने वाला भय दूर कर लिया था, परंतु एक दिन अचानक उसका डर वापस लौट आया जब उसे अपने बिस्तर पर एक खिलौना सांप पड़ा मिला। भय के इस प्रकार वापसी को कहा जाता है। देखिए उसने जो सांप से लगने वाला डर था, भय था, उसको दूर कर लिया था कि मुझे अब डर नहीं लगता, कंट्रोल कर लिया था, और अचानक से एकदम उसका डर वापस लौट आया जब उसने खिलौना सांप को ही देखा। वो डर गई उसी तरह जैसे कि पहले डरती थी। तो किससे रिलेटेड है ये सारे? देखिए पावलोव के द्वारा दिए गए हैं। स्टिमुलस जनरलाइजेशन, उद्दीपक सामान्यीकरण, सामान्यीकरण होता है उद्दीपक का सामान्यीकरण होना। जैसे पावलोव ने बताया था कि रोशनी दिखा के भोजन दे रहा था, रोशनी दिखा के भोजन दे रहा था, तो कुत्ते की जो है लार टपक रही थी। तो एक टाइम ऐसा आया कि सिर्फ रोशनी दिखाई और कुत्ते की लार टपक गई, तो सामान्यीकरण हो गया। जो भोजन था उद्दीपक, उसका सामान्यीकरण किस में हो गया? अब लाइट में। ठीक है, लाइट से भी लार टपकने लगी। जो लाइट थी उसमें भी सेकेंडरी रेनफोर्समेंट के गुण आ गए, जिसको गौण भी बोलते हैं, गौण पुनर्बलन। ठीक है, तो उद्दीपक सामान्यीकरण में ये होता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं दे रखा, तो ये तो इनकरेक्ट है ऑप्शन। उद्दीपक विभेदन, इसमें होता है कि एक उद्दीपक का दूसरे में जो गुण है वो ट्रांसफर ना हो। ठीक है, स्वतः पुनर्प्राप्ति, स्वतः से नाम से ही पता चला, खुद से, स्वयं से वापस लौट आना, स्वयं से आ जाना। इसकी मेन यही है कि डेफिनेशन कि कोई चीज़ डीके कर दें, कोई अचेतन मन में ले जाए और एकदम वो वापस चेतन मन में आ जाए। कुछ ऐसी घटनाएं जो हमने डीके कर दी और वापस एक दिन लौट आना, वो होता है स्वतः पुनर्प्राप्ति। इसी की बात कर रहा है कि उसने डर था, उसको भगा दिया था, दूर कर लिया था, और एक दिन वो अचानक लौट आया, अचानक वापस आ गया, तो स्वतः अपने आप आ गया। तो थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा। देखिए पावलोव ने दे रखे, विलोपन भी पावलोव का ही कंसेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रक्रिया नहीं है? ये पूछा, नहीं दे रखा। प्याजे का देखिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास का। ये पूछ रहा कि कौन सा स्टेप उसने नहीं यूज किया, नहीं लिया। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए एसिमिलेशन, ये तो प्याजे का ही कंसेप्ट है, पुराने ज्ञान को नए के साथ जोड़ना। एकोमोडेशन, नया निर्णय ले लेना, प्याजे ने ही बताया था। अडेप्टेशन, अनुकूलन,
कि प्रत्यक्ष रूप से प्रीवियस के साथ अंतःक्रिया करना, ये होता है अनुकूलन में। ये भी प्याजे ने बताया था। सेपिंग, ये प्याजे ने नहीं बताया, इसका कंसेप्ट प्याजे ने सेपिंग का नहीं दिया, तो फोर्थ ऑप्शन नहीं पूछा, तो फोर्थ करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। स्टर्नबर्ग द्वारा दिए गए सफल बुद्धि के त्रिशाखीय सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है। देखिए स्टर्नबर्ग है, उसने बुद्धि का सिद्धांत दिया था, तो ये कह रहा कि कौन सा इनमें उन्होंने नहीं यूज किया, कौन सी बुद्धि का जिक्र उन्होंने नहीं किया। तो देखिए स्टर्नबर्ग ने, ये याद रख लेना, एसीपी सीरीज याद रख लेना। ए से होता है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, जो कि स्टर्नबर्ग ने दी है। सी से होता है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, सृजनात्मक बुद्धि, जो कि स्टर्नबर्ग ने दी है। पी से होता है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, प्रायोगिक बुद्धि, जो कि स्टर्नबर्ग ने दी है। एसीपी तो म्यूजिकल बुद्धि स्टर्नबर्ग ने नहीं दी। म्यूजिकल बुद्धि किसकी है, अभी पीछे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, गार्डनर की है, तो थर्ड को ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा इसमें, एसीपी। ये सीरीज याद रख लेना, एसीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। देखिए, यह कथन तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाऊंगा निम्नलिखित में से किस प्रकार नैतिकता की ओर इंगित करता है, जैसा प्याजे ने बताया था। देखिए एक बच्चा कहता कि तुम मेरी पीठ खुजलाओ मैं तुम्हारी खुजलाऊंगा। यहाँ क्या होता है कि बच्चा जो है सहयोग की नैतिकता फॉलो करने लग जाता है, उसमें सहयोग की नैतिकता जो है डेवलप हो जाती है यहाँ बच्चे में। तो फर्स्ट ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है, यही करेक्ट है। सहयोग की नैतिकता का आरंभ, शुरुआत हो जाती है सहयोग की नैतिकता। बच्चा जो है सहयोग की नैतिकता को अंडरस्टैंड करने लग जाता है। वो करता है कि तुम मेरी पीठ खुजलाओ मैं तुम्हारी खुजलाऊंगा। सहयोग की नैतिकता फर्स्ट जो ऑप्शन है वो ही करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से ठीक पहले उसके ललाट पर थपकियां देती है। जल्दी वह देखती है कि हर बार जब भी बच्चे के ललाट पर थपकियां देती है वह सक्रिय होकर चूसने संबंधी गतिविधियां प्रदर्शित करने लगता है। बच्चे का यह व्यवहार सर्वोत्तम व्याख्या है। देखिए हर बार वो जो माँ है बच्चे के ललाट पे थपकियां दे के फिर उसको दूध पिलाती, तो क्या होता है कि जो माँ है थपकियां दे और बच्चा एक्टिव हो जाता है कि दूध मिलेगा और चूसने संबंधी गतिविधियां वो करने लग जाता है। तो ये कह रहा है कि किसने ऐसा कंसेप्ट दिया था। देखिए फर्स्ट है ट्रायल एंड एरर, इसमें तो ये कंसेप्ट है ही नहीं, ठीक है, थॉर्नडाइक का था ये। नेक्स्ट देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग जो कि पावलोव ने दी थी, और पावलोव ने बताया था कि एक जैसे भोजन दे रहा था तो कुत्ते में लार टपक रही थी, साथ में रोशनी दिखा रहा था। भोजन दे रहा था, रोशनी दिखा रहा था, कुत्ते में लार टपक रही थी। एक टाइम ऐसा आया कि सिर्फ रोशनी दिखाई और लार टपकने लगी। वही कंसेप्ट लागू हो रहा है कि थपकियां देती थी और दूध पिलाती थी, थपकियां देती थी दूध पिलाती थी, और बच्चा चूसने संबंधी दूध मिलेगा गतिविधियां करने लग जाता था। एक टाइम ऐसा है कि माँ ने सिर्फ थपकी लगाई और बच्चा वो गतिविधि करने लग गया। तो सेम कंसेप्ट है पावलोव ने दी थी, क्लासिकल कंडीशनिंग, इससे रिलेटेड है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। थर्ड देखिए क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन है स्किनर का, वहाँ क्रिया करनी पड़ती थी, खटका दबाना पड़ता था फिर भोजन मिलता था। तो ऐसा कुछ नहीं, पर कंसेप्ट बता रही हूँ मैं इसका क्या इसमें। नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम का, बंडूरा का है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के संदर्भ में सही नहीं है। देखिए वाइगोत्स्की का कंसेप्ट है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की ने बताया था कि एक बच्चा जो है अकेला कम सीखता है, वो दूसरों के साथ ज़्यादा सीखता है, ठीक है, समाज के साथ अगर वो सीखेगा तो वो ज़्यादा सीखेगा। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यही है, इसका ही कंसेप्ट दिया था वाइगोत्स्की ने। तो क्या क्या सही है, 3 ऑप्शन सही मिलेंगे और जो इनकरेक्ट है वो चूज करना है, ठीक है। देखिए यह वाइगोत्स्की के सिद्धांत से जुड़ा है, बिल्कुल जुड़ा है। यह बच्चे के सीखने की अक्षमता की उच्च सीमा निर्धारित करता है, बिल्कुल, कि कितना वो दूसरे के साथ ज़्यादा सीख पाता है। यह उन क्रियाओं का क्षेत्र है जिन्हें बच्चा बिना दूसरों की सहायता से पूरा नहीं कर सकता और ना ही स्वतंत्र रूप से स्वयं कार्य कर सकता है, यही बताया था वाइगोत्स्की ने।
यह उन कार्यों की उच्च सीमा है जिसे बच्चा सफलतापूर्ण स्वतंत्र रूप से कर सकता है। नहीं, ये प्याजे ने बताया था कि एक बच्चा जो है अकेला छोड़ दो, उनको स्वतंत्र छोड़ दो, वो अकेला ही निर्माण करता है, अकेला ही साइंटिस्ट है, वो अकेला ही सीखेगा। वाइगोत्स्की ने उसका विरोध किया था। तो यहाँ स्वतंत्र की डेफिनेशन किसने दी थी? अकेला स्वतंत्र सीखेगा, प्याजे ने। ठीक है, तो नहीं का पूछा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं का फिर पूछ लिया। यहाँ क्या कह रहा है? देखिए, शास्त्रीय जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित है। ऐच्छिक होते हैं जो हम इच्छा से करें, ठीक है, और अनैच्छिक व्यवहार होते हैं जो जिनमें हमारी इच्छाएं न हो फिर भी अपने आप हो जाए, मतलब हमारी इच्छा वर्क ना करे, अपने आप होते हो, वो उनको बोलते हैं अनिच्छिक, और जो इच्छा से करे उनको बोलते हैं इच्छिक। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में पता ही चल जाता है कि कौन सा ऑप्शन आएगा। देखिए, यहाँ लिख रखा है कि शास्त्रीय अनुबंधन ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित है, शास्त्रीय अनुबंधन अनैच्छिक व्यवहारों से संबंधित है। साफ साफ पता चला इन दोनों में से ही आएगा, एक ऐच्छिक है एक अनैच्छिक है। तो देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव ने दी थी और लार टपक रही थी वहाँ, ठीक है, तो लार टपकना, ठीक है, आई का रिफ्लेक्शन होता है, जो पलक झपकाते हैं, या हार्ट बीट होती है, या छींक मारना, ये सभी किस में जाते हैं? अनैच्छिक व्यवहारों में जाते हैं। ठीक है, हम अपने इच्छा से वो नहीं करते। तो ये तो करेक्ट है भाई, क्लासिकल कंडीशनिंग में अनैच्छिक व्यवहारों से संबंधित है। लार टपक रही थी वहाँ, क्लासिकल कंडीशनिंग जो कि पावलोव ने दी थी, तो ये करेक्ट है। तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट है फर्स्ट वाला, कि क्लासिकल कंडीशनिंग ऐच्छिक व्यवहार, ऐच्छिक थोड़ी है लार टपकना। तो नहीं का पूछा है तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। अगर सत्य का पूछा होता तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो है अनैच्छिक व्यवहारों से रिलेटेड, तो ये ऑप्शन होता। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक बालक संरक्षण के सिद्धांत को समझने में सक्षम हो जाता है। कौन सी अवस्था में वो सक्षम हो जाता है, ये बता रहा है। तो देखिए, प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की चारों स्टेज दी थी, जो एज वाइज भी पूछ लेते हैं। फर्स्ट होती 0 से 2 वर्ष, सेकंड होती 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15, ऐसे एज भी पूछ लेते हैं और सीरीज भी पूछ लेते हैं, तो दोनों ही ध्यान रखनी है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि जो कंजर्वेशन है वो कौन सी स्टेज की विशेषता है। देखिए, ये थर्ड स्टेज की विशेषता है। थर्ड स्टेज में क्या क्या आता है? क्लासिफिकेशन, रीजनिंग, रिवर्स अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं, क्रम निर्धारण का, और कंजर्वेशन को भी समझने लग जाते हैं, तुलनात्मक ज्ञान भी होता है इसमें। तो ये सभी थर्ड स्टेज की ही विशेषता है। क्रम निर्धारण का भी कई बार कंसेप्ट जो है एग्जाम में पूछ लेते हैं। बच्चा जो है क्रम में चीज़ों को रखने लग जाता है स्टेज में। ठीक है, और कंजर्वेशन सेकंड स्टेज में नहीं होता। एक बच्चे को लंबे गिलास में अगर दूध डाल के दिए और फिर चौड़े में डाल दें तो बच्चा समझ नहीं पाएगा कि वापस इसी में डालेंगे तो उतना ही दूध है, वो कहेगा कि नहीं चौड़े वाला ज़्यादा ही स्टेज में। यहाँ वो समझने लग जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन करने लग जाता है, तुलना करने लग जाता है, क्रम निर्धारण है वो भी थर्ड स्टेज की ही विशेषता है। तो जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन है वो भी थर्ड की है, तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, कोहलब्रुक के अनुसार अच्छा बालक अच्छी बालिका की ओर उन्मुख होना संकेत है। देखिए, कोहलब्रुक ने नैतिक विकास की ये 3 लेवल बताए थे, प्री कन्वेंशियल लेवल, पोस्ट और कन्वेंशियल लेवल। फर्स्ट होता है प्री, इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया था कि बच्चा लोभ लालच के लिए नैतिक विकास करता है या दंड से बचने के लिए। सेकंड स्टेज थी उसकी कन्वेंशियल लेवल, इसमें बताया था कि बच्चा अच्छा दिखने के लिए, लड़की जो अच्छी दिखने के लिए नैतिक व्यवहार करती है, या लॉ एंड ऑर्डर का भी कंसेप्ट इसमें आता है। तो यहाँ देखिए, अच्छा बालक अच्छी बालिका किस में जाएगा? ये सेकंड जो लेवल था कन्वेंशियल लेवल उसमें है, तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। थर्ड था पोस्ट कन्वेंशियल लेवल, इसमें होता है कि आंतरिक होता है नैतिकता, अपने आंतरिक व्यवहार से ही करती है, इन दोनों में बाह्य होता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसमें, जो कि कोहलब्रुक की सेकंड स्टेज है। नेक्स्ट देखिए, 4 वर्ष की बिन्नी ने बिस्तर गीला करना शुरू कर दिया जब उसके माता पिता एक नए बच्चे को घर लेके आए। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार की रक्षा युक्ति का उदाहरण है? डिफेंस मैकेनिज्म। रक्षा युक्तियाँ ही दे रखी हैं चारों। तो ये कह रहा है कि जब 4 साल की बिन्नी को घर लेके आए, तो जो उसने 4 साल की बिन्नी था, छोटे बच्चे को घर लेके आए तो उसने बिस्तर गीला कर दिया। तो ये किस पे जाता है? देखिए,
पश्चगमन होता है पीछे की ओर लौटना, ठीक है। तो पीछे की ओर लौटती है ये पहले भी कभी छोटी थी जो 4 साल की बिन्नी है, कभी ये भी बिल्कुल छोटा बच्चा थी। तो छोटे बच्चे को देख के इसको भी याद आ गया कि मैं भी कभी छोटी थी, वो पीछे की ओर लौट गई, और जब पीछे बिस्तर गीला करती थी जब छोटी थी उन्होंने अब कर दिया। तो पश्चगमन होता है पीछे की ओर लौटना, पीछे की ओर लौट गई, तो यही करेक्ट ऑप्शन है। सारे देखते हैं। दमन होता है कोई चीज अचेतन में दबा देना, कोई ऐसी घटना जो हम याद नहीं रखना चाहते उसको दबा देते हैं। नेक्स्ट है रेशनलाइजेशन, इसमें होता है कि कोई चीज ना मिली, जैसे कि लोमड़ी कहती है अंगूर खट्टे हैं, अब उसको मिले नहीं, वो खुद को संतुष्ट करने के लिए बोल देती कि अंगूर तो खट्टे हैं, ठीक है। या कहें कि नींबू मीठे हैं, कोई चीज बहुत परिश्रम के बाद मिल जाती है, नींबू मिल गए, तो ये कहना खुद को संतुष्ट करना कि नींबू मीठे हैं, ये किस में जाता है रेशनलाइजेशन में। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस होना कुछ चीजें, जैसे कि सास बहू की लड़ाई हो जाए तो बहू जो अपना गुस्सा है बर्तनों पे निकालती है, ठीक है। या टीचर की घर पे लड़ाई हो जाए तो बच्चों पे निकालता अपना गुस्सा, तो डिस्प्लेसमेंट करना। एक का ये कहावत लागू होती है इस पे, गधा कुआर का कुआरी पे जोर चला नहीं, गधे के कान थे, ये वाली डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन ए रहेगा पश्चगमन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशु के रिफ्लेक्स का एक प्रकार नहीं है, रिफ्लेक्सीज का एक प्रकार नहीं है। तो साफ साफ दिख रहा था नवजात शिशु कार नहीं चला सकता, कार चलाना नहीं है। आंख झपकाना, पलक झपकाता है वो चूसना या तैरना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन के संबंधित नहीं है। क्लासिकल कंडीशनिंग जो कि पावलाव की है, तो 3 ऑप्शन जो उसने दे रखे हैं क्लासिकल कंडीशनिंग से संबंधित, और 1 ऑप्शन नहीं है, वो ही हमें चूज करना है। देखिए विलोपन अभी भी ऑप्शन में आया था पीछे क्वेश्चन में, पावलाव का कंसेप्ट है। स्वतः पुनर्प्राप्ति ये भी पावलाव का ही कंसेप्ट है। उद्दीपक विभेदन ये भी, शेपिंग इसका कंसेप्ट नहीं है, पावलाव ने शेपिंग का कंसेप्ट नहीं दिया, नहीं का पूछा, तो 3rd ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्वलीनता की सर्वप्रथम व्याख्या दी थी। देखिए स्वलीनता जो कि ऑटिज्म है, एक विकार है जो बच्चों में पाया जाता है, इसकी व्याख्या लियो केनर ने ही की थी, ठीक है। ये तो याद रखने की बातें हैं, लियो केनर ने बताया था ऑटिज्म के बारे में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता। समाजीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत 3 आते हैं और 1 नहीं आता, वो चूज करना। देखिए फर्स्ट ऑप्शन, सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार को सीखना, सीखेंगे समाज में रह के समाजीकरण का जो व्यवहार है बच्चे सीखते हैं इसमें, तो ये तो करेक्ट है। सामाजिक रूप से अनुमोदित भूमिका का निर्वाह भी करते हैं, सामाजिक अभिवृत्ति का विकास भी होता है, सोशल एटीट्यूड्स ये भी सामाजिकरण के अंदर आता है। आत्म केंद्रित व्यवहार का अनुमोदन, ईगोसेंट्रिक बिहेवियर ये नहीं आता, यहाँ बच्चा खुद में ही लीन रहता है, सामाजिक नहीं होता बल्कि आंतरिक होता है। प्याजे का कंसेप्ट है, ये बच्चा अपने नजरिए से ही समाज को देखता है, खुद का नजरिया ही वो सर्वश्रेष्ठ मानता है, तो ये कंसेप्ट समाजीकरण के अंदर नहीं आता, ईगोसेंट्रिक बिहेवियर। तो 4th ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, वह आकलन जो अनुदेशन के दौरान या अनुदेशन से के पूर्व किया जाता है उसे कहा जाता है। देखिए 2 हैं, समेटिव असेसमेंट एंड फॉर्मेटिव। समेटिव में होता है कि जो जैसे कि बच्चे के एग्जाम होते हैं पूरी साल के लास्ट में लिए जाते हैं, वहाँ रिजल्ट आता है, बच्चे को ग्रेड दी जाती है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, नेक्स्ट क्लास के लिए होता है समेटिव असेसमेंट, ठीक है। फॉर्मेटिव में होता है कि बच्चे का क्लास में ही टेस्ट लें, हाफ ईयरली एग्जाम हो, बच्चे का बार बार टेस्ट होता रहे और वहाँ जो टीचर है बच्चे की कमी का पता लगा के उसका उपचार भी करता रहे, ठीक है, वो फॉर्मेटिव में होता है। तो यहाँ देखिए अनुदेशन के दौरान की बात करें, ये तो लास्ट में होता है दौरान, तो कौन सा होता है रचनात्मक आकलन। दौरान या अनुदेशन से पूर्व किया जाता है तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है, रचनात्मक आकलन। जो उसके दौरान हो, अगर लास्ट की बात करें लास्ट में होता है तो क्या होगा, योगात्मक आकलन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस अनुक्रिया की आवृत्ति को रोकने के लिए किसी अप्रिय उद्दीपक के प्रयोग को कहा जाता है। देखिए 2 ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट
पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, जो कि किसी अनुक्रिया की आवृत्ति को दृढ़ बनाते हैं और बढ़ाते हैं, ये दोनों ही। ठीक है, दंड होता है अनुक्रिया की आवृत्ति को कम करता है या रोकता है। ठीक है, ये दोनों बढ़ाते हैं, दृढ़ बनाते हैं, दंड होता है रोकता है या कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से देखो, अनुक्रिया की आवृत्ति को रोकने के लिए कौन रोकता है? दंड। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसमें। सेकंड, नेक्स्ट देखिए, यह कथन कि व्यक्तित्व सीखी हुई अनुक्रियाओं का एक समुच्चय मात्र है, व्यक्तित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण ने सर्वोत्तम, ये व्याख्या किसने की थी? ये पूछ रहा है कि जो व्यक्ति ने सीख लिया, जो सीख चुका, उसकी अनुक्रिया करता है तो पर्सनैलिटी को दर्शाता उसकी, किसने बताया था? ये बताया था व्यवहारवादी दृष्टिकोण का, कि कैसा व्यवहार कर रहा है सीखने के बाद। तो किसका कंसेप्ट है? व्यवहारवादी दृष्टिकोण का। संरचनावादी दृष्टिकोण में मतलब स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्ट्रक्चर को देखकर ही पर्सनैलिटी का अनुमान लगाते हैं, तो संरचनावादी दृष्टिकोण होता है। और व्यवहार, कैसा व्यवहार करे तो उसकी पर्सनैलिटी शो होती है, तो किसने ये कंसेप्ट दिया था? व्यवहारवादी दृष्टिकोण का। नेक्स्ट देखिए, जब चालक कार की सीट बेल्ट बांध लेता है तब कार का सीट बेल्ट बजर बजना बंद हो जाता है, यह उदाहरण है। देखिए, रेनफोर्समेंट होते हैं टू टाइप के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव में मतलब कुछ प्लस कराए और फिर खुशी मिले तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव में कुछ हटा दें, कुछ माइनस कर दें, फिर भी मिले खुशी, वो होता है नेगेटिव रेनफोर्समेंट। ठीक है, जैसे यहाँ सीट बेल्ट वो बांध लेता है तो बजर बजना बंद हो जाता है, पलायन कर देता उस रास्ते को। ठीक है, तो सीट बेल्ट बांध के कुछ कम कर दिया, कुछ माइनस कर दिया, वो खुश है। ठीक है, तो किस में जाता है? नकारात्मक पुनर्बलन में। जैसे कि चालान कटने के लिए हम सीट बेल्ट बांध लेते हैं, या ठंड लगती है तो हम कंबल ओढ़ लेते हैं, मतलब कोई दूसरा रास्ता अपना ले, पलायन कर जाए रास्ते को और फिर कंबल ओढ़ के खुश, अब ठंड नहीं लग रही। ये सभी किस में आते हैं? नेगेटिव रेनफोर्समेंट में। ठीक है, दंड, सकारात्मक दंड होता है, एक नकारात्मक दंड होता है। सकारात्मक में कुछ ऐड किया और फिर हमें दुख, हार्दिक दुख मतलब पीड़ा का अनुभव, वो होता है सकारात्मक दंड। और नकारात्मक होता है कुछ हटाएं, कुछ माइनस करें, फिर भी पीड़ा का ही अनुभव, वो होते हैं दंड। जैसे कि प्लस किया, मतलब एक टीचर ने बच्चे को पीट दिया, उसको पिटाई दे रहा है, फिर वो दुखी है, ये होता है सकारात्मक दंड। कोई बच्चा टीवी देख रहा है, बहुत खुश है, ठीक है, उसको अब टीवी से वंचित कर दिया जाए, उसको टीवी बंद कर दिया जाए, कुछ ले लिया जाए, अब वो पीड़ा का ही अनुभव कर रहा है, ये होता है नकारात्मक दंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह जानना कि साइकिल कैसे चलाएं यह उदाहरण है। देखिए, ये मेमोरी से संबंधित है कि साइकिल कैसे चलाएं। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, घोषणात्मक, अघोषणात्मक। तो जो अघोषणात्मक है उसको स्किल मेमोरी या प्रोसीजर मेमोरी भी बोलते हैं। उसमें ये सिखाया जाता है कि बच्चे को प्रक्रिया सिखाई जाती है कि जैसे फुटबॉल कैसे खेलते हैं, साइकिल कैसे चलाते हैं, यहाँ तक कि चाय कैसे बनाते हैं। प्रोसीजर बच्चा जहाँ सीखता है उसको बोलते हैं प्रोसीजरल नॉलेज या प्रक्रियात्मक ज्ञान। जैसे यहाँ आ गया साइकिल कैसे चलाएं, प्रक्रिया होती है, साइकिल को चलाना सिखाया जाता है, तो किस में जाता है? प्रक्रियात्मक ज्ञान में। घोषणात्मक में 2 टाइप होते हैं, अगेन एपिसोडिक और सिमेंटिक। एपिसोड में एपिसोड की कोई बात होती है, जैसे कि मेमोरी में एपिसोड होते हैं, बहुत सारे याद रखते हैं। सिमेंटिक में होता है कि जैसे ज्ञान, विचार, संप्रति, तर्कसंगत। ठीक है, ये इसका भी पूरा कंसेप्ट है। बाकी साइकिल चलाना तो किस में है? प्रक्रियात्मक ज्ञान का। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत। बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया है, किसका है? त्रिस्तरीय, कैरोल का है। ये तो डायरेक्ट देखिए, त्रितंत्र सिद्धांत स्टर्नबर्ग का है, त्रिआयाम सिद्धांत गिलफोर्ड का है, त्रिस्तरीय सिद्धांत कैरोल का है। ठीक है, और एक कैटल भी होता है, ये रहा कैटल के। कैटल ने दिया था ठोस और तरल बुद्धि, जो कि तरल बुद्धि वंशानुक्रम से रिलेटेड है, ठोस बुद्धि अर्जित ज्ञान इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। कैटल ने दी थी 2 बुद्धि, ठोस तरल। कैरोल का है त्रिस्तरीय। ठीक है, त्रितंत्र स्टर्नबर्ग का, त्रिआयाम गिलफोर्ड का। ये भी जैसे सिमिलर नाम है तो डाउट्स रह जाते हैं, कई बार एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मस्तिष्क के ब्रोका क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है? देखिए, जो मस्तिष्क होता है उसका 3 पार्ट्स होते हैं, अगर मस्तिष्क, मध्य एंड पश्च मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क के फिर 4 पार्ट हैं, जिनमें से एक है पर मस्तिष्क।
परमस्तिष्क को अब दो बराबर अर्धगोलों में बांट दिया गया है, एक लेफ्ट दायां बोलते हैं, एक को बायां। तो बाएं को ब्रोका क्षेत्र बोला गया है। बाएं जो हिस्सा है परमस्तिष्क का उसको ब्रोका क्षेत्र बोलते हैं, जो कि भाषा संबंधी, व्यवहार या व्याकरण संबंधी होता है। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मस्तिष्क के ब्रोका क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है? तो ब्रोका क्षेत्र व्याकरण से और भाषा संबंधी व्यवहार रखता है, जो कि परमस्तिष्क के बाएं तरफ होता है। अर्धगोलों में बांटा गया तो बाएं तरफ होता है ब्रोका क्षेत्र। देखिए एक बार ऑप्शन, यह मस्तिष्क के बाएं फ्रंटल लोब में स्थित होता है, बिल्कुल होता है। यह व्याकरण संबंधी प्रक्रियाओं में सहायता करता है। यह भाषा उत्पादन का कार्य करता, भाषा व्याकरण। यह शब्दों के अर्थ समझने में मदद करता है, ये नहीं करता अर्थ समझने में मदद। नहीं का पूछा तो फोर्थ ऑप्शन इसमें बच्चे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, यदि एक बच्चा आपको यह बता रहा है कि आज सुबह उठने के बाद उसने क्या किया, यह प्रयोग कर रहा है। देखिए पूरे दिन आज सुबह उठने के बाद उसने क्या किया, एक एपिसोड है, वो किसी को बता रहा है। तो किस प्रकार की मेमोरी में जाएगा? ये एपिसोडिक मेमोरी। ठीक है, देखिए जो घोषणात्मक मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी के 2 पार्ट बताए मैंने, घोषणात्मक, अघोषणात्मक। घोषणात्मक के 2 पार्ट होते हैं, एपिसोडिक, सिमेंटिक मेमोरी। ठीक है, एपिसोडिक में एपिसोड ही याद किए जाते हैं, कुछ एपिसोड होते हैं, कुछ एपिसोड बताना। सिमेंटिक में होते हैं कि सामान्य ज्ञान, जागरूकता, विचार, संप्रत्य, तर्क संगत। ठीक है, और अघोषणात्मक में अभी भी आया था कि स्किल होती है, प्रोसीजर होता है, स्किल सीखी जाती हैं, साइकिल चलाना, बास्केटबॉल चलाना या चाय बनाना भी। ठीक है, तो यहाँ वो एपिसोड बता रहा है तो कौन सा आएगा? एपिसोडिक मेमोरी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नाटकीय खेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं का पूछा। नाटकीय खेल जो बच्चे जैसे स्टेज पे नाटक दिखाते हैं, कोई नाटक करते हैं, उससे रिलेटेड है। ठीक है, यह सक्रिय खेल का एक प्रकार है, एक्टिव प्ले होता है, ये तो सक्रिय होते हैं सभी, तो प्रकार है। यह संवाद रचना खेल, मेक बिलीव प्ले के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल जाना जाता है। खेल जो नाटक जो दिखाते हैं बच्चे, बिलीव होता है कि ये तो रियल है, ऐसा सोच के हम वो नाटक देखते हैं कि ये सच में हो रहा है ऐसे ही। ठीक है, उसके ऊपर बिलीव बनाते हैं, तो ये होता है। इसमें प्रत्यक्ष व्यवहार सम्मिलित है, बिल्कुल होता है प्रत्यक्ष। यह हमेशा पुनर्उत्पादक होता है, नहीं होता। ठीक है, तो नहीं का पूछा है तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, विकास काल के दौरान भ्रूण के सिर का विकास उसके पैर से पहले होता है। यह विकास की कौन सी प्रवृत्ति को सर्वोत्तम व्याख्या करता है? देखिए विकास के जो नियम है कि सिर से पैर तक ही चलेगा, सेंटर से बाहर तक ही चलेगा। ठीक है, ये फिक्स होता है, सभी में ऐसे ही लागू होता है। तो ये कह रहा है कि सिर का पहले विकास होता है, किससे? पैर से पहले। तो किसकी ओर व्याख्या कर रहा है? तो देखिए सिर से पैर की ओर, यही नाम से जाना जाता है सिर से पैर की ओर का मतलब है बच्चे का सिर का विकास पहले होगा, फिर पैर की उंगलियों का होगा, पैर की तरफ बढ़ेगा, केंद्र से बाई ओर की ओर। मतलब होता है बच्चे का विकास पहले केंद्र का होगा, फिर वो बाहर की तरफ जाता है। ठीक है, तो इसमें सिर से पैर सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बच्चों के खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? खेल से रिलेटेड पूछ रहा है। देखिए खेल क्रियाओं की संख्या आयु बढ़ने के साथ कम होती है, कम होती है। छोटे बच्चे तो बहुत सारा खेल खेलते हैं, जैसे मिट्टी से खेलते हैं, मिट्टी से कुछ बना के खेलते हैं, छोटी सी गुड़िया को लेके उसको रियल मान के सुलाते हैं कभी। ऐसे क्या बड़े बच्चे होते जाएंगे तो वो नहीं खेलेंगे, तो कम होते जाएंगे इस टाइप के खेल। आयु बढ़ने के साथ साथ खेल ज़्यादा सामाजिक होता है, बिल्कुल होता है। छोटे बच्चे घर खेलते हैं, फिर वो समाज की तरफ बढ़ते हैं, जब वो बाल्यावस्था में पहुँचता है वो बाहर खेलते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो सामाजिक होता जाता है। साथ खेलने वाले साथियों की संख्या आयु बढ़ने के साथ बढ़ती है। आयु बढ़ने के साथ खेल ज़्यादा लैंगिक रूप से उपयुक्त हो जाता है। देखिए एक बार फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, लैंगिक रूप से उपयुक्त हो जाता है। लड़के जो है लड़कियों के साथ खेलेंगे, लड़कियां जो है लड़कियों के साथ खेलेंगे। बाल्यावस्था में बड़े बच्चे हो जाते हैं तो ये विशेषता आ जाती है। थर्ड ऑप्शन है साथ खेलने वाले साथियों की संख्या आयु बढ़ने के साथ बढ़ती है, बिल्कुल नहीं बढ़ती, घट जाती है संख्या। ठीक है, तो नहीं का पूछा है तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट है।
गणितीय या गणना संबंधी अक्षमता एक प्रकार है। देखिए उस स्पेशल सिर्फ गणित में ही कमजोर है, तो बौद्धिक में तो सभी में कमजोर होता है जिसका आईक्यू लेवल कम हो, जो मंदबुद्धि हो। ठीक है, सिर्फ गणित की बात करें तो ये तो लर्निंग डिसेबिलिटी है। लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम अक्षमता का, ठीक है, एक प्रकार है। बौद्धिक में तो सभी में कमजोर होना, आईक्यू लेवल कम होना, ठीक है, मंदबुद्धि जैसा होना बौद्धिक में जाता है। लास्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी का, निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण की यह मान्यता है कि बाल विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं होता। प्याजे ने बताया था कि बाल विकास एक सतत प्रक्रिया कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं होता, बल्कि सीडी नुमा होता है। विकास जो है सीडी नुमा होता है, सीडी की तरह ही चलता है कंटिन्यूस, ऐसे जैसे पेड़ बढ़ता है कंटिन्यूस ऐसे नहीं बढ़ता। ये किसने बताया था? प्याजे ने। प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ये। तो प्याजे के संज्ञानात्मक विकास में ही बताया गया था कि जो विकास है वो कॉन्टिन्यूस न होकर सीडी नुमा होता है। तो साइकोलॉजी खत्म हो गई यहाँ। अगर समझ आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।